अब आपके मोबाइल में हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। नमस्कार, सुप्रभात हिंदुस्तान, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी में ही तख्ता पलट गया है। जी हां, इसमें चिराग पासवान के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने अब बगावत कर दी है। संसद में 6 में से 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संसदीय दल का अपना नेता मानने से यहां पे साफ इनकार कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान से अब किनारा बना लिया है। चिराग पासवान की पार्टी में ही तख्ता पलट हो गया है। चिराग पासवान के खिलाफ उनके ही पार्टी में बगावत हो गई है। संसद में 6 में से 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संसदीय दल का अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। लोक जन शक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान से किनारा बना लिया है। इसकी खबर आते ही राजनीति में भूचाल सा आ गया है। 5 सांसदों के अलग होने की वजह बताई जा रही है कि चिराग पासवान के कार्यों से खुश नहीं थे। सारे लोग क्या सोचे होंगे, हम लोग एनडीए से चुनाव लड़े थे, एनडीए के पास थे। अभी बिहार में हम लोग अलग हुए हैं, यहाँ भी नहीं कुछ समझ में आ रहा था कि हम लोग किधर हैं। इसलिए हम लोग एनडीए के साथ अपना पार्ट थे ही या फिर उसमें। तो आप लोग एनडीए में हैं, जेडीयू ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, ज्वाइन नहीं करने। कई तरह की खबरों के बाद दिल्ली में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए सोमवार को दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंच गए। हालांकि घर के बाहर पहुंचने के बाद करीब 20 मिनट तक गेट नहीं खोला गया। ऐसे में चिराग पासवान घर के बाहर ही खड़े रहे। 20 मिनट के बाद गेट खुला तो उनकी गाड़ी अंदर घुसी। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस वक्त चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे तो पशुपति घर पर नहीं थे। एलजेपी के 5 सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है। एक बैठक पहले हुई थी हम लोग की, बहुत इनमल, जिसमें 3-4 लोग थे, बात हुई थी और था कि दिल्ली में हम लोग मिलेंगे। तो कल हम लोग मिले। हम लोगों ने फैसला लिया कि अब टाइम आ गया कि जब हम लोग एक चेंज ऑफ लीडरशिप की बात स्पीकर साहब को लिख के थे, उनसे टाइम लिया गया। हम लोग ने लिख करके दिया, उनसे मिले हम लोग और हम लोग चाहते हैं कि चिराग जी भी हम लोग के साथ आ जाएं और पार्टी में सिर्फ एक महज चेंज ऑफ लीडरशिप हो, कोई स्प्लिट नहीं हो। ये हम लोग की दिली ख्वाहिश है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनके पशुपति पारस के नेता चुने जाने का पत्र मिला है। फिलहाल चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सभी कानूनी पहलुओं की जांच के बाद ही लोकसभा सचिवालय किसी निर्णय पर पहुंचेगा। तो वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने लंबे समय बाद लोक भवन में संपन्न कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठक कर सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रियों की समीक्षा की है। पहले दिन सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जो 1 घंटे से ज्यादा चली। दूसरे दिन सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 साल के कामकाज की रिपोर्ट पीएम को सौंपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने मंत्रिमंडल के साथ सरकार के कामकाज और भविष्य की रणनीतियों पर मंथन किया गया। मंत्री परिषद की ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रदेश कैबिनेट की ये पहली बैठक हो रही है, क्योंकि कोरोना काल में कैबिनेट बैठकें या तो वर्चुअल के माध्यम से हुई या फिर कैबिनेट बाय सर्कुलेशन अहम प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गई।
लेकिन आज महीनों बाद सभी मंत्री आमने सामने बैठकर प्रस्तावों पर मंथन किया। ये सारी बैठकें और मुलाकातें क्राइसिस मैनेजमेंट की कवायद हो सकती है। इस कवायद के तहत यूपी में कुछ बड़ा बदलाव होने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी ये सिर्फ चर्चा ही है। अहम बात ये है कि योगी से मुलाकात के बाद शाह, नड्डा और पीएम योगी ने आपस में बातचीत की। बैठक के दौरान सरकार के मंत्रियों से उनके विभाग की अहम योजनाओं और प्राथमिकताओं पर बात हुई। दरअसल चुनाव को देखते हुए सरकार की जो घोषणा पत्र का हिस्सा भी है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। साथ ही बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के होने वाले चुनावों को लेकर बातचीत हुई। सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा जल्द करने वाली है। अब इन बैठकों के क्या मायने हैं, वो तो सीएम योगी ही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं नोएडा में अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला भी नहीं है, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे कोतवाली सेक्टर 135 स्थित फार्म हाउस पर 2 दिन से साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान शराब पूल पार्टी करते हुए 61 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जबकि फार्म हाउस मालिक समेत 16 लड़कियों के खिलाफ महामारी अधिनियम धारा 178 और आबकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये लोग दिल्ली और बुलंदशहर के रहने वाले हैं और इनमें से 16 लड़कियां भी शामिल हैं। सभी के खिलाफ 1,000 रुपए का चालान भी काटा गया है। कोरोना काल में रेव पार्टी, कोरोना गाइडलाइंस का नशा हावी, पुलिस की गिरफ्त में आए 60 अय्याश। नोएडा में अय्याशी का अड्डा। कोरोना काल में जब महामारी को रोकने के लिए सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस को मानने की अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग समेत मास्क लगाने के सरकारी विज्ञापन फोन के रिंगटोन से लेकर तमाम प्रचार माध्यमों से प्रसारित किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सब बेवजह है। तस्वीरों में लाइन में बैठे ये लोग किसी भर्ती में या किसी परीक्षा में नहीं बैठे। ये सभी अय्याशी के अड्डे से पूल पार्टी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। फार्म हाउस पे आज सूचना मिली लगभग शाम में 6 बजे। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा होकर के पार्टी कर रहे हैं और वहाँ पे शराब वगैरह भी पी जा रही है। इस पर हम लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट को साथ में लिया और वहाँ रेड की गई। उसमें 61 लोग वहाँ पे 61 लोग वहाँ मिले, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोग 7 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जो लोग वहाँ मेन ऑर्गेनाइज़र थे, जिनके द्वारा ये फार्म हाउस रेंट पे दिया गया था। और बाकी जो उसके जो मालिक है फार्म हाउस के, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। कोरोना लॉकडाउन को अभी पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है। यूपी में शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने भारी तबाही मचाई है। इस पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन लगा, अब जाकर ये नियंत्रण में आना शुरू हुआ है। हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी भी आई। इस वजह से धीरे धीरे राज्यों में लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, यानी अनलॉक हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर अब भी वीकेंड लॉकडाउन जारी है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन पूल पार्टी कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा। यही बड़ी वजह है कि नोएडा पुलिस ने महामारी एक्ट का उल्लंघन करने पर इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के लोगों को इंदौर में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। यहां रहने वाले हिंदू शरणार्थी कई दिनों से इसके लिए मांग कर रहे थे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान और दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की अनदेखी की जा रही थी, जिसकी वजह से कई शरणार्थियों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। लेकिन सुदर्शन न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। एक तरफ जहां राजस्थान और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का टीकाकरण सिर्फ इसलिए रोके हुए है क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। सुदर्शन न्यूज ने राजस्थान और दिल्ली में आकर बसे हिंदुओं के टीकाकरण न किए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर ये हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने पाकिस्तान से आए उन सभी हिंदुओं का टीकाकरण कराने की शुरुआत की जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत पहुंचे हैं। इंदौर में रह रहे करीब 5000 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भी कोरोना वायरस रोधी टीका लगाने का फैसला किया गया है।
सिंधी हिंदू समुदाय के पाकिस्तानी शरणार्थियों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से हाल ही में मांग की थी कि महामारी से बचाव के लिए उन्हें भी टीका लगाया जाए। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद ये मांग मान ली गई है। पाकिस्तानी शरणार्थी शहर के टीकाकरण केंद्रों पर पहचान पत्र के रूप में अपना पासपोर्ट दिखाकर कोविड-19 रोधी टीका लगवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं राजधानी दिल्ली में 1 साल पहले जिहादियों ने दिल्ली को जलाने की कोशिश की थी। उत्तरी पूर्व दिल्ली के कई इलाकों को जिहादियों ने अपने कब्जे में लेने के लिए दंगा तक कर दिया था। इस सुनियोजित दंगे में कई हिंदुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अब उसी इलाके में जिहादी सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ दूसरे जिहादियों के हथियार खरीदने के लिए उकसा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कई हिंदुओं को निशाना भी बनाया है। दिल्ली में जिहादियों की ये साजिश पर बात की हमारे संवाददाता सागर कुमार ने। 1 साल पहले भयानक दंगे हुए थे, वहीं पर एक मामूली सी झगड़े के अंदर जो है एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। गेट को लेकर जो है मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में एक टकराव हुआ, जिसके बीच में जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रही है उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं ने जो है एक मुस्लिम परिवार के ऊपर हमला किया। लेकिन असलियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, आज हम जानते हैं। आपका नाम क्या है आप लोगों का, और क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो खबरें कुछ और चल रही है। क्या आपने हमला किया उनके घरों पर? मेरा नाम, वो रात को 11 बजे वहाँ से आ रहा था, तो उन्होंने गेट खोलने के लिए कहा भाई गेट खोलो, मुझे अपने घर जाना है। रोज़ हमेशा 11 सवा 11 बजे आता है, वो रेगुलर आता है। तो चौकीदार ने उस दिन गेट नहीं खोला। उसने कहा कि साहब ने मना किया। उसने पूछा कौन से साहब ने मना किया? कि जी सामने मकान बना, वाइट कलर का मकान है, हाजी जी उन्होंने मना किया। अब इतने उससे बहस ही हो रही थी, इतनी देर में वहाँ से 2 या 3 आदमी निकल के आ गए उस मकान से। उन्होंने कहा कहाँ रहता है? उन्होंने भैया सामने वाली गली में रहता हूँ। यार आप जाओ उधर से घूम के आओ और यहाँ एक गेट नहीं खुलेगा। कि यार मैं तो सामने वाली गली में, मैं अगर मुझे वापसी आना पड़ गया 2 किलोमीटर चल के आऊँगा। ये हो चुका है। उसी गली में से एक लड़का, हिंदू का फैमिली का लड़का था, उस लड़के को खूब पीटा पार्किंग के चक्कर में, और अपने घर में बुला के अंदर ले गए, उसे खींच के अंदर ले जाकर पीटा और फिर उसमें मुकदमा लगवाया कि हमारे घर में जो है बदतमीजी करी इसने। किसी मुस्लिम परिवार में मैं जब जाकर उनसे बात करने लगा तो बदतमीजी से बात करने लगे कि अभी रुको तो अभी तुम्हें बताते हैं। फ़ोन किया, मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर 3 स्कूटी आई, पर स्कूटी में 3 जने बैठे हुए थे, 10-11 जने आ गए। उन लोगों की तरफ से जो कबीर नगर से आए थे। अच्छा, जो कबीर नगर मतलब बाहर से लड़के बुला लिए। हम लोग क्षेत्र के थे, लोकल, हम यहाँ बैठे, हमें तो दिक्कत है ही नहीं, भाई सब जानते हैं हमें तो। हाँ। उन्होंने आते ही जो है मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ पे इसमें स्टिचेज आए हैं, मेरे 3 स्टिचेज आए हैं मेरे यहाँ पर हाथ में मेरे। एक्सरा मैंने कराया हुआ है, इसमें फ्रैक्चर की बात आ रही है। हाँ। तो मेरे साथ भी झगड़ा हुआ। उन्होंने किसी को, उनका इस बात से कोई मतलब ही नहीं था, इस बात से कोई सरोकार ही नहीं था कि कौन समाज का कौन सभ्य व्यक्ति है कौन नहीं। पहले हमसे बातें करते रहे, बातें करने के दौरान उन्होंने जहाँ से वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ के लोगों को फ़ोन कर दिया, और स्कूटी पे आकर 2-2, 3-3 लोग स्कूटी पे आए। 3-4 स्कूटी पे आते ही उन लोगों ने झगड़ा स्टार्ट करा। यहाँ से हम जा रहे हैं, 4 लोग खाली हाथ जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहे हैं। और पुलिस ने ये भी पुलिस को तो तहकीकात ये करनी चाहिए कि उनके फ़ोन नंबर वगैरह ट्रैक करें, किन किन को उन्होंने रात के समय में फ़ोन किया है, और उधर से आने वाले रास्ते पे देखें कि रात को 12 बजे एक साथ कितनी स्कूटी है, कहाँ जा रही है अचानक। बहुत अच्छे माहौल में हम सब लोग यहाँ रह रहे थे। अगर पिछले साल की बात छोड़ दें, पिछले 50 सालों से 40 सालों से यहाँ सब लोग इतने धार्मिक सद्भावना के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के परिवार के फंक्शन में शामिल होते हैं। लेकिन ये नए लोग आए हैं, इन्होंने आके माहौल यहाँ पर ख़राब कर दिया है। मैं मानता हूँ कि वो रो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, अपनी चोटें दिखा रहे हैं। जो लोग इनसे सिंपैथी रखते हैं वो कम से कम हमारी इन बातों को ध्यान में रखें कि हम अभी भी यहाँ खड़े होके हम धार्मिक सद्भावना की, आपसी मेलजोल की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आपके भाई बंधु हैं जो हमारे घर परिवार के बच्चों को, लोगों को 30-30 हज़ार के पिस्टल, महंगे पिस्टल खरीद के मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। ये व्हाट्सएप स्टेटस है, ये इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे हमें आतंकवादी कह के वायरल कर रहे हैं। जहाँ तक कि आज तक की भी आप हमारा यहाँ पे थाने में रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ के सभ्य नागरिक हैं हम, यहाँ के सभ्य नागरिक हैं। हमारे खिलाफ एक छोटी सी शिकायत भी आपको हमारे यहाँ थाने में नहीं मिलेगी। आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारी थे, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था। समाज के कुछ लोग इकट्ठे होके गए थे और वहाँ पर उन्होंने इसे धार्मिक रंग देना चाहा, राजनीतिक रंग देना चाहा।
राजनीति के भी गणमान्य कुछ जो लोग हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेके उनकी छवि को धूमिल नहीं करना चाहता, यहाँ के क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो राजनीति से संबंध रखते हैं, आरएसएस का, कभी आरएसएस की बात करते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के बड़े अधिकारियों की बात करते हैं, सारे रंग इन्होंने इस छोटी सी घटना को देने के इन्होंने सारे रंग इन्हें देने चाहे इस घटना को। ऐसे माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और सबसे चिंता की बात यह है कि ऐसे सोशल मीडिया पर जो है इनके पवार जी हैं जिनको काफ़ी चोट आई है, इनकी बेटे की व्हाट्सएप स्टेटस लगाए जा रहे हैं कि आप 30,000 के फ़ोन मत लीजिए, हथियार खरीदिए। इस तरह के भड़काऊ पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार डाले जा रहे हैं, जिससे कि अब इनका पवार फैमिली का कहना है कि जो यहाँ का माहौल है उसको बिगाड़ने की तो कोशिश की जा रही है, बल्कि मेरे परिवार, मेरे बच्चों का भी अब खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। और ये इस बात की जो बात है वो कह रहे हैं कि हम पुलिस के आला अधिकारियों तक अपनी बात रखेंगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो वहीं यूपी के रामपुर में पंजाबी युवक का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला जो है सामने आया है। मुस्लिम ने मदद के नाम पर पहले विधवा से शादी की, उसके बाद उसने न सिर्फ उसका धर्म बदलवाने की यहाँ पे हरकत की बल्कि उसके बेटों के खातना तक कर दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिख जो मूलतः अपने त्याग की भावना के लिए जाने जाते रहे, इस्लाम की आताइयों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए सिखों ने बलिदान देने में कभी उफ तक नहीं की। चाहे हम बात गुरु गोविंद सिंह जी की करें, गुरु तेग बहादुर जी की करें या फिर बाबा बंदा बहादुर जी की करें, इन सभी ने इस्लामिक जिहादियों को धूल चटाई और लोगों की रक्षा की। लेकिन आज उन्हीं सिखों पर इस्लामिक दरिंदों का साया है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि यूपी के रामपुर की एक घटना कर रही है। जी हां, यूपी के जिले रामपुर में महफूज नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक सिख समुदाय की महिला हरजिंदर कौर और उसके 2 बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा के उनको मुसलमान बना दिया। महफूज ने बाकायदा सिख महिला हरजिंदर कौर के बच्चे राहुल और सुमित का जबरन खतना भी करवाया और उनका नाम फरमान और अनस रख दिया। आपको बता दें, हरजिंदर कौर का पति हरिकेश महफूज का दोस्त था और एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मदद के बहाने महफूज हरजिंदर और उसके बच्चों को अपने गांव ले आया, जहां उसने अपने जघन्य मंसूबों को अंजाम दिया। हालांकि सिख महिला के पति हरकेश की मौत भी संदिग्ध मानी जा रही है, लेकिन आज सवाल ये भी खड़ा होता है कि तो देश की राजधानी में रोहिंग्याओं को बसाने की बड़ी साजिश चल रही है। हाल ही में रोहिंग्याओं की झुग्गी बस्ती में आग लग गई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता रोहिंग्याओं के जले घरों को आंसुओं से बुझाने पहुंचे। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान ने कहा, आतंकवादी नहीं शरणार्थी है ये रोहिंग्या। उन्होंने सरकार से सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते हुए उनके घरों के पक्के मकानों में बदलवाने की यहाँ पे मांग की है। कांग्रेस का अलग हो जाना, तो क्या इस बात को मजबूती मिलती है कि एक बार फिर से पुराना गठबंधन सामने आएगा, शिवसेना और बीजेपी? मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अलग हो बाद से ये इलाका मुस्लिम नेताओं, खासतौर पर कांग्रेस का मक्का मदीना बन गया है। कांग्रेस के मुस्लिम नेता बजाय इन्हें समस्या मानने के इनके लिए दिल्ली में पक्का आशियाना बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के कालिंदी कुंज की घुसपैठिए रोहिंग्याओं की झुग्गी झोपड़ी में हाल ही में आग लग गई थी, जिसके बाद इनकी सभी झुग्गियां जल गई। ये बर्मा के लोग हैं, रिफ्यूजी हैं और दंगा पीड़ित हैं। इन्होंने हिंदुस्तान में आके शेल्टर लिया है और यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, उसने इनको रिफ्यूजी का दर्जा दे रखा है। और जब यूएन ने रिफ्यूजी का दर्जा दे रखा है तो ये घुसपैठिया नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इनको सभी इंसानी हुकूक की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो इनको मुहैया कराए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, ये घुसपैठिया नहीं है। भारत की सरकार एक तरफ सीएए लाकर इन रोहिंग्याओं की पहचान करना चाहती है। सुदर्शन न्यूज पर घुसपैठिए रोहिंग्याओं की खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई यूपी एटीएस ने प्रदेश भर में फर्जी पहचान पत्र बनवा कर रहे 11 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस ने बीएमसी से लेकर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष के इस ऐलान से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है?
महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य का कांग्रेस चीफ हूँ, इसलिए अपनी पार्टी के विचार भी मैं ही रखूंगा। किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता कांग्रेस के विचार नहीं रखेगा। मुझे नहीं पता कि शरद पवार ने क्या कहा, लेकिन कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अगले सभी स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले ही लड़ेगी। आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या निवडणुका काँग्रेस हे स्वबळावर लढेल। आलाकमान के फैसले के बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बोला है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी और वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यूपी पंजाब में झटके खा रही कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी की मौजूदा सरकार में उठापटक तेज हो सकती है। कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा में अगर गठबंधन करती है तो माना जा सकता है कि इससे पहले वो दबाव बनाने का दांव भी चल रही है। तो रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।